अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ो और कशीदगी को 93 दिन हो चुके हैं और अभी तक बातचीत का मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान होना भी बाकी है। लबनान और इसराइल के दरमियान भी जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इसराइल ने लबनान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को कब्ज़े में ले लिया है और अब सबसे बड़ा हमला लबनान पर करते हुए इसराइल ने ब्यूफोर्ट किला पर कब्ज़ा कर लिया है। ब्यूफोर्ट किला हिजबुल्लाह के लिए अहम मरकज़ था, ताकत का सेंटर था, एक तारीख़ी किला है जिसकी आगे मैं तफसील बताऊंगा। उस तारीख़ी किला को एक मरतबा फिर 40 सालों के बाद इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। इसराइल ने अपना झंडा वहाँ लहरा दिया है और इसराइल की फ़ौज जश्न मना रही है क्योंकि लबनान के एक तारीख़ी किला पर दोबारा उसने कब्ज़ा कर लिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान फ़िलहाल चल क्या रहा है, आइए उसको तफसील से जानते हैं। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है, पासदारान इनकलाब का स्टेटमेंट सामने आया है कि तीसरी मरतबा मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने धोखा दिया है और अमरीका बाहर निकल गया है और कोई भी फ़ैसला अमरीका नहीं कर पा रहा है। इससे पहले अमरीका और ईरान के दरमियान पहले राउंड की बातचीत हुई और ऐलान होने वाला था, तभी अमरीका ने कोई ऐलान नहीं किया। दूसरे राउंड की भी बातचीत एक नतीजा तक पहुँच गई थी। कतर बराह रास्त इस पूरे मामले में शरीक हो गया था। कतर की राजधानी दोहा में ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मौजूद हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास सिरागची मौजूद थे और ख़बर आ चुकी थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करने वाले हैं। तभी अमरीकी सदर ने फिर कोई ऐलान नहीं किया। उसके बाद ईरान पर हमला हो जाता है। ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि एक मरतबा फिर अमरीका ने अपना ड्रोन ईरान की तरफ भेजा था और ईरान ने अमरीकी ड्रोन को नाकाम बना दिया है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताज़ा बयान सामने आया है। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, अमरीका को कोई जल्दी नहीं है ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की या मुज़ाकरात का ऐलान करने की, जब तक ईरान अमरीका की वाहिद असल शर्त को नहीं मान लेता उस वक्त तक मुज़ाकरात किसी नतीजा तक नहीं पहुंचेगा। उधर ईरान का कहना है कि अमरीका को हमने जो शर्तें दी है उसमें हमारे 12 अरब डॉलर फ़ीस असासों की रिहाई शामिल है, उसको रिलीज़ करना शामिल है और जब तक मुंजमद एसेट्स को अमरीका रिलीज़ नहीं करेगा उस वक्त तक अमरीका के साथ कोई माहिदा होने वाला नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान जो सबसे पेचीदा मामला बना हुआ है वह है यूरेनियम इनरिचमेंट का। अमरीका यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान के पास रहने पर राज़ी हो जाता है, लेकिन उसी दौरान इसराइल की एंट्री हो जाती है और इसराइल कहता है कि हमारा दो ही एजेंडा था ईरान पर हमला करने का। पहला एजेंडा था ईरान में रिजीम चेंज करने का और उस कोशिश में हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। अब दूसरा हमारा एजेंडा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए और अगर वो ईरान के पास रह जाता है तो फिर ये इजराइल की हार है, अमेरिका की हार है और ये डील ईरान के साथ नहीं चाहिए और ट्रंप को इजराइल के दबाव में पीछे हटना पड़ता है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान देते हुए कहा कि हम ईरान की फ़ौज को ख़त्म नहीं करना चाहते, ईरान के फ़ौजी ढांचा को ख़त्म करना खुद ईरान के लिए भी नुकसान का ज़रिया बनेगा और हमारे लिए भी। हमने इराक़ में गलती की, हमने इराक़ में फ़ौज को ख़त्म किया तो आज तक इराक़ में इस्तेहकाम नहीं आ सका, इसलिए अमरीका ईरान में वही गलती नहीं दोहराना चाहता। यह बयान अमेरिका का सामने आया है, अमेरिकी मीडिया ने इस बयान को शाया किया है, लेकिन दरअसल ये अमेरिका की हार का इजहार है, अमेरिका की बौखलाहट का नतीजा है। अमेरिका ने ईरान को घुटने टेकने के लिए, ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, ईरान को अपने कब्ज़े में लेने के लिए पूरी कोशिश की, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। रज़ा पहलवी को अमेरिका ने अपने यहाँ पाल पोस कर रखा भी हुआ है कि जैसे ही ईरान में रिजीम चेंज होगी अवाम अपने कब्ज़े में तमाम इंस्टीट्यूशन को ले लेगी। रज़ा पहलवी को चार्टर फ़्लाइट के ज़रिए ईरान भेजा जाएगा और वो ऐलान करेगा, मैं हूँ तुम्हारा अगला सदर, तुम्हारा अगला हुक्मरान और बादशाह। लेकिन ईरानी अवाम को सैल्यूट है जो पहले दिन से अभी तक रोज़ाना रात में सड़कों पर निकलती है, एहतजाज करती है, अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और ईरानी अवाम ये मैसेज दे रही है वो अपनी हुकूमत के साथ है, पासदारान इनकलाब के साथ है, इस्लामी निज़ाम के साथ है, वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। आप समझे 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने पहला हमला किया था ईरान पर
पर सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। तमाम अहम तरीन कमांडर को अमेरिका और इजराइल ने हमला करके शहीद कर दिया। 28 फरवरी के बाद तकरीबन 8 अप्रैल तक यानी 40 दिनों तक ये जंग चलती रही। 40 दिनों के बाद हमला रुक गया, जंग बंदी हो गई, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ सका है। किसी जामे डील तक दोनों देश अभी तक नहीं पहुंचे हैं और ख़तरा खदशा बरकरार है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी भी कर रखी है और बीच में कई मरतबा अमेरिका ने ईरान पर हमला भी किया है। लेकिन 28 फरवरी की रात से लेकर अभी तक कंटिन्यू रोज़ाना ईरानी अवाम रात में सड़कों पर निकलती है, एहतजाज करती है, अपने लीडर को सपोर्ट करती है। रमज़ान के महीने में भी पूरी रात ईरानी अवाम सड़कों पर रही और अभी भी रोज़ाना वो सड़कों पर निकल रही है। उनके जो नए सुप्रीम लीडर है सैयद मुश्तबा खामनेई, वो शदीद ज़ख्मी हैं, बीमार हैं, अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आ सके हैं। उनकी एक तस्वीर रिलीज़ नहीं हो सकी है, एक वीडियो जारी नहीं हुई है। इसके बावजूद ईरानी अवाम, ईरानी कौम उनके साथ खड़ी है। एक भी ईरानी शख्स ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि मुश्तबा खामनेई कहाँ हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, वो क्यों हमारे दर्द का मुदावा नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो अपना इलाज करा रहे हैं। वो सिक्योरिटी की वजह से कहीं पर मौजूद हैं और ईरानी अवाम उनके साथ खड़ी है। ये ईरान की ताकत है और इसी ताकत को देखते हुए, अवाम के सपोर्ट को देखते हुए अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है, अमेरिका को अपना बयान बदलना पड़ता है। और अब अमेरिका ने ईरान की ताकत को, ईरान की फ़ौज की हैसियत को भी तस्लीम कर लिया और कहा हम ईरान पर मज़ीद हमला करके अपना ही नुकसान करने वाले हैं। मेरा अपना यह मानना है कि अमेरिकी सदर को शायद ये लग रहा है कि अगर हमने ईरान की शर्तों को मानकर किसी डील का, किसी मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया तो उसमें अमेरिका की नाक कट जाएगी। पहले ही अमेरिका में जो अपोजिशन पार्टी है या ट्रम्प के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ईरान की इन शर्तों के साथ अगर कोई डील हो जाती है तो उसमें अमेरिका की ज़िल्लत होगी, रुसवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक दूसरी चाल चली थी और सऊदी अरब पर, पाकिस्तान पर, कतर पर, तुर्की, मिस्र, उर्दन जैसे देशों पर दबाव बनाया था कि हम उसी वक्त ईरान के साथ किसी डील का ऐलान करेंगे जब आप तमाम ममालिक अब्राहम अकड़ को ज्वाइन कर लेंगे, इसराइल के साथ आपका सफारती रिश्ता कायम हो जाएगा, इसराइल को आप एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इन देशों ने, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने खुलकर अमेरिका के इस सजेशन की मुखालफत की, इस फैसले की मुखालफत की और कहा सऊदी अरब या पाकिस्तान हो माहिदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा नहीं मिल पाता और इसराइल 1967 की सरहदों के मुताबिक पीछे नहीं हटता। और इस मिशन में भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल सकी। अब अमेरिकी सदर ने सीधे कह दिया कि हमें किसी डील की, किसी माहिदा की कोई जल्दी नहीं है और मतलब साफ़ है कि अमेरिका इस तनाज़ुर को यूँ ही बाकी रखना चाहता है और आगे वो ईरान पर कोई हमला करने की जुर्रत और हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। ईरान को भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हमारा पलड़ा भारी रहेगा और अब अपना हुर्मुज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है। तकरीबन 30 जहाज़ रोज़ाना अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुज़र रहे हैं। उधर अमेरिका ने ईरान की जो नाकाबंदी कर रखी है उसमें कमी आ रही है। ईरानी जहाज़ अब चीन से, दुनिया के दूसरे देशों से ईरान पहुंचने लगे हैं और ईरान को जो मदद चाहिए होती है चीन से मदद उसे पहुंचने लगी है। उधर रूस और ईरान की जो बंदरगाह है उसके बीच में कोई देश हायल नहीं है क्योंकि कैप्सिन सी के बीच में न तो इजराइल है न अमेरिका है, तो रूस से कोई भी सामान ईरान पहुंचना सबसे ज़्यादा ईजी होता है और रूस से लगातार ईरान को हर तरह की मदद पहुंच रही है। इसलिए अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी करने की, ईरान को घेरने की जितनी कोशिश की थी हर एक कोशिश में उसको नाकामी हाथ लगी है और अब अमेरिका धीरे धीरे पीछे हट रहा है। ईरान ने आज एक मरतबा फिर कुवैत पर हमला किया। आज से 3 दिन पहले भी ईरान ने कुवैत पर हमला किया था। ईरान का कहना है अमेरिका ने ईरान के शरीक जजीरे पर हमला किया है और जब अमेरिका ने शरीक आइलैंड पर हमला किया तो उसके जवाब में पासदारान इनकलाब ने भी कुवैत पर हमला किया है। उधर कुवैत की तरफ से भी खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कुवैत का जो दिफाई निज़ाम है, कुवैत की जो एयर डिफेंस फोर्स है
وہ ایران کے حملوں کا جواب دے رہی ہے، ایران کے حملوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ کویت کی آرمی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جو دھماکہ کی آواز سنائی دے رہی ہے وہ ایران کے حملوں کی آواز نہیں ہے، بلکہ کویت کا دفاعی نظام جو ایران کے حملوں کو روک رہا ہے، کویت کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ایران کے میزائلوں کو مار گرا رہا ہے، وہ اس کی آواز ہے، اور ایران کا ایک بھی حملہ ٹارگٹ پر جا کر نہیں لگ سکا ہے۔ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، اس کے مطابق امریکہ نے بات چیت اور مذاکرات کے عمل کے دوران ایک مرتبہ پھر ایران کے شریک جزیرے پر حملہ کر دیا، وہاں جو کمیونیکیشنز سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کا کام کیا، اور اس کے جواب میں ایران نے کویت کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے اس کو کافی ایران نے نقصان بھی پہنچا دیا ہے۔ آج سے 3 دن پہلے بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت کے فوجی اڈے کو ٹارگٹ کیا تھا، اس کو نشانہ بنایا تھا۔ اور آئیے بات کرتے ہیں لبنان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ لبنان پر اسرائیل کا حملہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور حزب اللہ کا جوابی حملہ بھی اسرائیل پر جاری ہے۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کے جوابی حملے میں اسرائیل کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے، اور 4 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں، اور تقریباً روزانہ حزب اللہ کے حملے میں اسرائیل کا 1-2 فوجی مارا جاتا ہے، 8-10 اس کے زخمی بھی ہوتے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کبھی فرینڈلی فائٹ میں ہلاکت ہوئی ہے، اور کبھی تسلیم کیا آتا ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں ہلاکت ہوئی ہے۔ اب اس وقت اسرائیل کو لبنان میں ایک بڑی کامیابی مل گئی ہے، اور کامیابی یہ ہے کہ بیو فورٹ قلعہ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ بیو فورٹ ایک تاریخی قلعہ ہے لبنان کا، اور عربک میں اسی کو قلعۃ الشفیق کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی میں اس قلعہ کی تعمیر ہوئی تھی، بلکہ کچھ مورخین کے مطابق اس سے پہلے کا بنا ہوا قلعہ ہے۔ 700 میٹر اونچائی پہاڑی پر یہ قلعہ ہے۔ 1139 میں صلیبی فوج نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا، جب اس نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جب 1189 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرایا، مسجد اقصی کو آزاد کرایا، تو انہوں نے قلعۃ الشفیق سے بھی صلیبی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ قلعۃ الشفیق کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور صلیبی فوج کو یہاں سے جانا پڑا۔ 15ویں صدی میں فلسطین، سیریا اور لبنان کا یہ علاقہ جب خلافت عثمانیہ کے ماتحت آ گیا، تو خلافت عثمانیہ نے اس قلعہ کو آرمی ہیڈ کوارٹر بنایا، آرمی سینٹر بنایا، کیونکہ فوجی نقطہ نظر سے یہ قلعہ بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1970 اور 80 کی دہائی میں فلسطین کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس قلعہ کو اپنا سینٹر بنایا، اور یہاں سے انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا مورچہ شروع کیا، جنگ لڑنا شروع کیا۔ 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو اسرائیل نے اس قلعہ کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اسرائیل نے اپنی فوج کو وہاں بیٹھا دیا تھا۔ اس کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حزب اللہ کے لڑاکوں نے اتنا حملہ کیا کہ 18 سال بعد قلعۃ الشفیق سے اسرائیلی فوج کو باہر نکلنا پڑا، اور ساؤتھ لبنان میں اس قلعہ کے ہونے کی وجہ سے حزب اللہ کا کنٹرول اس قلعہ پر رہا، حزب اللہ کے قبضے میں قلعہ رہا، اور حزب اللہ نے قلعۃ الشفیق کو آرمی کا سینٹر بنا کر استعمال کیا۔ اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 40 سالوں بعد دوبارہ اسرائیل نے قلعۃ الشفیق کا یعنی بیو فورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیل نے اپنا جھنڈا یہاں پر لہرا دیا ہے، اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے کہ 40 سالوں بعد دوبارہ اسرائیل کے قبضے میں وہ تاریخی قلعہ آ گیا ہے۔ لیکن حزب اللہ نے اعلان کر کے کہا ہے کہ قلعۃ الشفیق میں زیادہ دنوں تک اسرائیل کا جھنڈا نہیں لہرا پائے گا، اور بہت جلد 2000 کی طرح اس سال بھی یعنی سال 2026 میں بھی اسرائیل کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ قلعے میں جو اسرائیل کی فوج ہے وہ فوج زندہ نہیں جا پائے گی، یہ حزب اللہ نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔